अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मेरे साथ मौजूद हैं शेख वक्कास अकरम, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। शेख साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें गुज़श्ता 3.5 साल से एक सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक कोई हतमी नतीजा हमारे सामने नहीं आया। लेकिन चंद रोज़ पहले हमने देखा कि आपकी जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये बहुत ही खोखला है, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह है, ये ढह जाएगा, ये नहीं चल सकता। और यही बात तसलसल के साथ तहरीक इंसाफ करती आ रही है। लेकिन अब हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो हमें उरूज पर नज़र आता है। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने एक तस्दीक की है कंटिन्यूटी के हवाले से, उसके बाद बड़ी हशाशियत और बशाशियत है हुकूमत के चेहरों पर। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है ये ज़रा पहले सुन लीजिए, फिर मुझे आपका तबसरा दरकार होगा। 2027 में जो है वो पूरी होगी और अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी अगर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन भी है, आपने कहा अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो ऑप्शन भी है जी, कानून में तो मौजूद है ना। इस मुल्क में 4 एक्सटेंशन जो है वो होती रही है, आपके इल्म में ही है। बाज लोग तो एक्सटेंशन खुद ही लेते रहे हैं। एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और वो ऐसा रुतबा है कि जिसे उसे हुकूमत ने दिया है और उसने अर्न किया है, वो खुद से नहीं बन गया। तो फिर अगर एक्सटेंशन जिस मुल्क में होती रही है अगर डिजर्व करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज्यादा कोई और कौन कर सकता है। इसे जारी रहना चाहिए। कितने अरसे तक? 2027 के बाद मेरा तो ख्याल है कि इसमें मुद्दत का तयन नहीं होना चाहिए, ये जारी रहना 2025 तक, 30 तक, चले 30 से भी आगे तक जारी रहना चाहिए। 30 से आगे तक जारी रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जी शेख साहब, एक वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सेम पेज की बात होती थी। आज की हुकूमत कहती है कि हमारी तो किताब और लाइब्रेरी भी एक है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो अब इस तसलसल पर एग्री करने के बाद कितनी मुस्तहकम हो गई? देखें, जब इस किस्म के माजी में जो हमने देखा है और माजी से ही कर सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर प्रोडिक्ट करना तो वैसे भी जो है वो हमारी शरह में भी मना है। माजी के सालों से वो देखते हुए अगर कोई अंदाज़ा लगाना चाहे तो जब इस किस्म की नहज पे हुकूमतें चलती हैं और यहाँ तक पहुँच जाती हैं तो बस वो फिर उनके दिन जो हैं वो गिने जा चुके होते हैं, वो उनका एंड होता है, उसके बाद रहता कुछ नहीं। तो इनका तो कई दफ़ा एंड पिछले चंद महीनों में होने लगा और फिर समहाउ किसी तरीके से पैर पकड़ पकड़ के अफवाह यही है कि इन्होंने अपना काम चलाया है तो कर सकते हैं। देखें, जिन लोगों ने इनको हमारा मैंडेट लेके दिया और इनको मुसल्लत किया है, इनकी क्या हैसियत है या इनकी कोई औकात है कि उनके सामने ये खड़े हो सकें या हक बात कर सकें या उन्हें समझा सकें। इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, कौम से इनका क्या लेना देना है। इन्होंने अपने बिजनेस प्रोटेक्ट करने हैं और उसके लिए इनको हुकूमत की ज़रूरत है। इन्होंने अपनी इंक्वायरियाँ ख़त्म करनी थी जो इन्होंने PDM-1 के टाइम में इन्होंने हुकूमत इस्तेमाल करते हुए अफसरान इधर उधर किए, इंक्वायरियाँ दफन की। इनके अपने एजेंडाज हैं, कौम के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, मुल्क के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। आप एक एक्सटेंशन की बात करते हैं, अगले इनसे 500 एक्सटेंशन लिखवाएंगे, वो भी लिख के देंगे। नौकर की तो नखरा की नादी की वजह से। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि 3-4 मरतबा या 2-3 मरतबा इनका चल चलाव हो गया था और फिर पैर पकड़ के, ये आप सियासी नारा लगा रहे हैं, आप अंदाजन बात कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन है आपकी? नहीं, मैं कोई सियासी नारा नहीं लगा रहा, इंफॉर्मेशन है बिल्कुल। आप ये देखें ना, ये जो सुहेल वड़ैच वाली एपिसोड हुई थी जिसमें उन्होंने ये सारी कहानियां लिखी और सब कुछ किया, वो क्या था? वो किसके लिए पैगाम था? वो हमारे लिए पैगाम था। वो तो खान के साथ तो माफी की बात तो पहले 6 महीने पहले कर चुके और खान ने रिफ्यूज किया और फिर रिफ्यूज करने के बाद उसको ट्वीट किया। ठीक है जी, मैसेज के नूसी वो नूसी ना, क्योंकि ये बार बार कह रहे थे कि आप हमारे से बात करें, वो इनको मैसेज था आप आगे आ जाए। 2-4 जगहों पे ऐसे हुआ है जहाँ पे इनके लिए मसाइल खड़े हुए हैं, बट अगले ने फिर अपना मामला शामला। तो अब जो हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंट है, आप लोग मुंतजर रहेंगे, आप इंतजार करेंगे इस हुकूमत का आइंदा इलेक्शन का? आप इस हुकूमत को जाली समझते हैं ना? आप ये कहते हैं कि मैंडेट आपको मिला था, मैंडेट चोरी हो गया। एक चोरी शुदा मैंडेट से आपका ये दावा है कि हुकूमत बनी है, तो अब आपने इसका टेन्योर खत्म होने का इंतजार करना है या आपकी स्ट्रेटेजी में हम कोई नई चीज अब देखेंगे?
देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी में तो जो सफ़े अव्वल की चीज़ है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से प्रोटेस्ट है। हमें इस वक्त चोरी हो गया मैंडेट, सब बदमाशी चल रही है, सारा जबर चल रहा है, यहाँ रिलीफ की देगें तक जो है वो नहीं तकसीम करने देते सियासी मुखालिफ को, इतनी घुटन है, इतना फाशिज्म है, ठीक है जी। तो उस हवाले से हमारे लिए तो हमारे लीडर का निकलना ज़्यादा अहम है। हुकूमतें वो बार आ गया तो हुकूमतें भी आ जाएंगी और हुकूमतें भी गिर जाएंगी और हर चीज़ तब्दील हो जाएगी, मगर उनका आना हमारे लिए पहले ज़रूरी है। तो प्रायोरिटीज आर वेरी क्लियर टू अस। अच्छा, रिहाई के लिए आप तो इतना इम्पोर्टेंट जी, रिहाई के लिए आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनसे 2 रोज़ पहले यही सवाल हुआ था कि आपने एक 90 दिन की डेडलाइन दी थी और फिर आपने ये कहा था कि हम ये फैसला करेंगे कि हमने इस मुल्क में सियासत भी करनी है या नहीं। उन्होंने जो 2 रास्ते बताए थे इमरान खान की रिहाई के, वो ज़रा सुन लीजिए, फिर मुझे आपका मौक़िफ़ दरकार। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई, देखिए 2 तरह की इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं 2 हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आइन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। तो बाकी खान साहब जंग लड़ रहे हैं, कौम की जंग लड़ रहे हैं और जो हालात है आपके सामने है, और बस यही है कि हम तो खड़े हैं अपने नजरिए के साथ उस वक्त तक जब तक हमें अपना मकसद हासिल नहीं होता। जी शेख साहब, गंडापुर साहब जो है वो प्रोटेस्ट की नहीं, वो 2 बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक जो लड़ाई है इमरान खान साहब की, वो मैं दुरुस्त नहीं कर सकता, उसका फैसला इमरान खान ने करना, राइटली सो। दूसरा वो कह रहे हैं कि अदालतें क्योंकि वो कहते हैं कि आज़ाद नहीं है, लिहाजा इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। तो वो तो प्रोटेस्ट वाली बात या वो 90 डेज़ की डेडलाइन तो फिर ख़त्म हो गई। मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल किया गया है और उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया है। अभी जो सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन होने वाली है, जो फ्लड की वजह से, ऑब्वियसली पानी के अंदर तो खड़े होकर नहीं किसी ने वो करना, लोगों की जानें चली गई हैं, आधे से ज़्यादा पंजाब और केपी अंडर वाटर है। सो ऑब्वियसली उसकी वजह से खान साहब का भी पैगाम आया है कि आप फ्लड की सूरत हाल देखने के बाद सितंबर की जो मोबिलाइजेशन है उसका ऐलान करें। तो उसका वो ऐलान करेंगे और उसके रूए रवा चीफ मिनिस्टर खुद ही होंगे, बाहर से तो किसी ने नहीं आना। तो कोई ये आपका ये बयान सुन के जो आपने भी सुनवाया है, नहीं आई नो कि उनके जिम्मे क्या लगाया गया है, उन्होंने कौन सा जलसा करना है, कौन सी मोबिलाइजेशन अनाउंस करनी है, तो मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि उन्होंने ये बात क्यों की। यानी प्लान ऑफ एक्शन पार्टी के पास है और आप किसी मुनासिब वक्त पर उसको अनाउंस करेंगे। सर सितंबर एक करना चाहिए ना, और बारिशां ने उसके बावजूद एक 2-4 दिन तो राजा साहब को ऐलान करें। सही। और साइमल्टेनियसली आप लोगों ने ये तय किया कि आप लोग मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, पार्लियामेंट की जो नेशनल असम्बली की ख़ासतौर पर जो कायमा कमेटियां हैं उससे इस्तीफ़े आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक तो क्या आपके तमाम लोग मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जितने भी लोग मेंबर्स हैं, या फिर अभी तो यही है, मेरी इतला यही अच्छा, सब हो गए, तमाम लोग मुस्ताफ़ी हो गए। रह भी गए होंगे, अगर कोई रह गए होंगे तो शायद ये वजह होगी कि वो इस्लामाबाद पहुंचे नहीं होंगे, क्योंकि पहले भी जो मीडिया ने शोर मचाया हुआ था जी अभी 18 इस्तीफे आए हैं, 20 आए हैं, उसकी वजह ये थी कि इजलास था नहीं। लोग यही अपने हल्कों में होते हैं, लोग ये कहते हैं चलो जावांगे तो फिर बाय हैंड दे देंगे, इस तरह होता है। वो जब इजलास हुआ शुरू तो लोगों ने दे दिए, अब अगर इसमें भी कोई रह गया तो अभी तक इजलास में नहीं आया होगा, वरना मेरी खबर यही है कि मेजोरिटी इस्तीफे आ गए। और इस्तीफे ना देने का तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है ना जी। जब खान ने कह दिया कि आप कमेटियों से बाहर आ जाए, वो कौन सा माई का लाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो खान के हुक्म के बाद भी कमेटी में बैठा होगा। आप लोगों ने मुस्ताफ़ी होने का कहा, स्पीकर कौमी असम्बली आपसे गुजारिश करें कि नहीं ऐसा ना करें, आप लोग मुस्ताफ़ी ना हो। और फिर ये सवाल हुआ बैरिस्टर अकील साहब से गुज़श्ता रोज़, उन्होंने कुछ गाड़ियों की और चाबियों की बात की है कि अगर इस्तीफ़ा देना है तो वो भी फिर वापस कर देंगे। सुने क्या कह रहे हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, मंजूर कर रहे हैं इनकी कमेटियों के इस्तीफे? देखिए मेरे ख्याल से स्पीकर साहब इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। अब ये देखने वाली बात है, हफ्ते बाद आप देखिएगा कि क्या ये वाकईतन चाबियां भी वापस करेंगे, गाड़ियां भी वापस करेंगे, मराद भी नहीं लेंगे या नहीं। अगर वो दे ही रहे हैं इस्तीफा तो फिर मंजूर कर लें, अगर वो नहीं मान रहे, आप लोगों की बात नहीं सुन रहे कि भाई देखिए हाउस का चलना, क्योंकि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं स्पीकर साहब ने इसीलिए उनसे ये कहा है कि आप नजरसानी करें, क्योंकि हाउस के भी मामला स्पीकर साहब ने चलाने हैं। और हाउस के मामलात ये हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत के बीच में किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती, इफ एनीथिंग दोनों को इक्वालिटी की नजर से। और अगर पीटीआई इस हाउस में ना हो तो वो हाउस चलेगा तो सही, हाउस तो चलेगा। जी शेख साहब वो कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफे देने हैं फिर गाड़ियां भी वापस करें, चाबियां भी वापस करें। मेरे ख्याल में ये बेचारा आउटडेटेड है, या शायद आपने कोई पुरानी फुटेज चला दी है। ये गुज़श्ता गुज़श्ता दी गल कर रहा है ना, कई बेचारे ये आए ने फर्स्ट टाइमर जेडे जबरदस्ती
हाउसिंग सोसाइटी वाले अगला ने बड़ा छड़िया है, मैंने तो हकीकी MNA साढ़े बेचारे उत्थे फिर रहे हैं। इस बेचारे को अंदाजा नहीं है ना, पहली दफा आया। बात यह है कि जब इस्तीफे दे दिए और खान साहब का मैसेज कैटेगरिकली अभी जो 2-3 दिन पहले आया, उसमें कहा कि अगर किसी के पास कोई गाड़ियां चाबियां हैं तो वापस कर दें। मेरी इतला के मुताबिक सारी गाड़ियां और चाबियां वापस कर दी गई हैं। तो ये गल्लां तो इंज कर रहे हैं जिवें सानू 50 कमेटियां दित्तियां होईयां सन। सूबे दे विच 7-8 ते बंदे रह गए सन, 2 MNA सारे उन डिस्क्वालीफाई हो गए सन। तीसरी कमेटी जो थी उसका आप आदिल वज़ीर का इलेक्शन नहीं करा रहे थे, तो 7 जमा 1 PSC 8 ऐसे बातें कर रहे हैं कि जिवें पता नहीं को पूरा हुकूमत दा जिहड़ा फ्लीट सी वो कोई साडे बंदियां दे कोल सी। तो याद रखें, हर चीज वापस कर दी गई है। अगर कोई वापस नहीं हुआ, मेरे इल्म में नहीं है, तो इन्होंने क्या करना है? खान का हुक्म है कि हर चीज वापस करें। हल्के की आवाम जो उसकी है, जिसने इमरान खान के कहने पे वोट दिया है, वही होती है सत्यानाश कर छड़नगे। गाड़ियां कौन रख सकता है और क्यों रखेगा? सही। अच्छा, सही। जो पूरे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, उससे कुछ चीज़ें जो हैं वो बैक बर्नर पे चली गई हैं। एक 27वीं आईनी तरमीम पर बहुत बात हो रही थी और उसमें कुछ सजेशंस आई हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं, फिर कुछ कारोबारी शख्सियात हैं, कुछ सियासी जमातें हैं छोटी। उन्होंने कहा है कि 12 सूबे मालिक भी ने, हाँ जी, चैनलों के मालिक भी हैं, 16 सूबे, 12 सूबे, छोटे इंतजामी यूनिट्स। ये गुज़िश्ता 20 साल में बहुत मरतबा ये बात जो है वो डिस्कोर्स का हिस्सा बनी है, फिर ठंडा हो जाता है मामला। PTI का छोटे इंतजामी यूनिट्स या एक सूबे को 4 सूबों में बांटने के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखें, साउथ पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से तो PTI का मौका बड़ा वाज़ेह रहा है और PTI कई दफ़ा कह भी चुकी है। बाकी जब तक प्रपोजल ऑन ग्राउंड नहीं आती, हमारे सामने नहीं आती, टेबल पे नहीं आती, हम खान साहब के साथ इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर लेते, उससे पहले कोई भी जो स्टेटमेंट होगी वो प्री मैच्योर होगी। मगर बहरहाल साउथ पंजाब के हवाले से तो हम हमेशा वोकल रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो सूबा बने साउथ पंजाब का। मगर अब ये जो मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ, कल वो एक अखबार के मालिक ने, TV के मालिक ने कह दिया जी कि हर डिवीजन जरा सूबा होना चाहिए, हर डिवीजन का कमिश्नर जरा है तो चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए। तो नालाई जी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहलवाया जा रहा है। जो करवाना चाहते हैं वो कहलवा रहे हैं, बस ठीक है। और क्या नहीं, अगर ये काम प्रैक्टिकली ये सामने आ जाता है तो क्या तहरीक इंसाफ, आप ये कह रहे हैं कि हैयत देख के क्या मंसूबा है, कितने हिस्से किए जा रहे हैं, इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, जो भी, उसके बाद आप फैसला करेंगे? अपने तौर पर आपकी इस पर कोई सजेशन नहीं है अदर देन साउथ पंजाब? अभी मैं कोई भी बात करूंगा तो प्री मैच्योर होगी। वैसे साउथ पंजाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर रही है कि सूबा बनना चाहिए। सही, ठीक है। और कालाबाग का मामला अचानक से दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया। आपकी पार्टी के असद कैसर साहब हैं, बड़ा क्लियर है हम कालाबाग के ऊपर, कालाबाग पे हम बड़े क्लियर हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब तक सूबों का इत्तफाक राय नहीं हो जाता, जिन सूबों को कंसर्न्स हैं वो कंसर्न्स दूर नहीं हो जाती, उन पे कंसेंसस नहीं हो जाता, तो उसके बगैर इसको छेड़ना जो है वो नामुनासिब है और गलत होगा। खान साहब ने कंसेंसस के हवाले से बात की थी। इस काले बाग की डैम की अफादियत पे बात करते हुए खान साहब ने उसको नथी किया था कि जब तक सब का कंसेंसस नहीं हो जाता, तो वो तो अब साल हो गए इन्होंने कंसेंसस करने की कोशिश करते हैं, बल्कि डेकेड्स हो गए हैं, वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो दूसरी बात है, ये वो डिस्कशन में कोई बात आई होगी और गंडापुर साहब ने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया, जो कि अगर गौर से आप सुने तो ऑलमोस्ट वैसा ही है जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। मफहूम दोनों का एक सही है। सही। अच्छा, जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर ज़ाहिर है कि पंजाब बहुत मुतासर है और आप ज़ाहिर है कि पंजाब से दूर हैं, अपने इलाके जो केसेस हैं उनकी वजह से नहीं जा पा रहे, लेकिन आपके इलाके से आपको इतलात तो सारी मिल रही होंगी। पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने विज़िट किया झंग का, उनके साथ बाकी लोग भी मौजूद थे। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा सेटिस्फाइंग किस्म का लोगों का रिस्पॉन्स है, मुतमईन है कि उनकी चीफ़ मिनिस्टर, क्योंकि मरियम नवाज़ हैं, लिहाजा वो उनको इस दुख और दर्द के जो है और तकलीफ़ के लम्हात में अकेला नहीं छोड़ेंगी। तो झंग से आपके पास क्या फ़ीडबैक आया उनके दौरे के बाद? मेरे पास तो ये फीडबैक आया है कि जो लोग हमारे जैसे लोग अपनी जेब से खुद रिलीफ एफर्ट्स कर रहे थे, वो कश्तियों के मला गिरफ्तार कर लिए गए ताकि जब तक मरियम नवाज साहिबा वहाँ रहें, ज़िले में बोट ऑपरेशंस ना हो, लोग उतरे ना और लोग कंप्लेंट ना करें या एहतजाज ना करें। 10 आदमी तब छोड़े गए, 10 कश्तियों के मला जिस वक्त वहाँ से चली गई। खाना रोका गया। पहले 2 दिन हमें काम करने दिया जाता रहा, जिस दिन वो आई उस दिन रुकावटें, कैंप उखाड़ना, तस्वीर उतारना,
बस वो फिर चली गई। उसके बाद कैंप शैम्प जो है वो लग गए दोबारा। फिर अगले दिन दोबारा आपको मैं वीडियो भेजूंगा, दोबारा पुलिस आई जी तस्वीर उतारनी है। वो वकील आए, वकीलों ने वहां पे उनके साथ झगड़ा वगड़ा किया कि आप अपने लोगों को हेल्प क्यों नहीं करने देते, नुकसान बहुत ज्यादा है, इनकी सिर्फ टिकटॉक ही है, गुफ्तगू है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, नहीं पहुंच रहे हैं लोगों तक। अगर फंड्स इशू हो भी गए हैं तो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों के वनडे के मसाइल हैं। और मैं आपको बताऊं जो बड़ा क्राइसिस है, सारी फसलें तबाह हो गई इस साल। जो कमोडिटी की कीमतें हैं वो आसमान को जाके लगेगी, बंदों के लिए जीना मुश्किल हो गया है ऑलरेडी और उसके बाद मुहाल हो जाएगा। सो वो जो तखमीना ये पानी दे तले डांड तो बाद या ड्राई होने तो बाद थोड़े सामने जो नुकसान आएगा वो एक अलग फेज है, वो रीहैब है। हमारे यहाँ जिस वक्त ये वहाँ आई हुई थी उसी वक्त एक बूढ़ी खातून जो है उसकी डेथ हो गई, और रेस्क्यू वाला क्योंकि सारे के सारे पटवारी, रेस्क्यू, पुलिस, ये महकमे जितने भी एजुकेशन, ये सब चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द थे। तो वहाँ पे उस बूढ़ी खातून को रेस्क्यू वालों ने लाने से इनकार किया। मैं आपको उसकी भी वीडियो भी भेजूंगा। तो उसको उसके बच्चे जो है वो ट्यूब के ऊपर उस डेड बॉडी को फ्लोट करवा के लेके आए थे। एट द सेम टाइम व्हेन चीफ मिनिस्टर वाज इन द प्रोविंस, इन द डिस्ट्रिक्ट। तो बस सरकारी मुलाजिम अपनी फिर कार्रवाइयां शरवाइयां पूरी करते रहते हैं। और फिर उनके जाने के बाद क्या काम हुआ जो गुजरात में हुआ था, याद है आपको? जान के भी डीसी ने वो इशू कर दिया नोटिस के जी तुसी ड्राई राशन दो या पक्का पकाया दो ते फूड अथॉरिटी तो पूछ के दो। ठीक है यार, ये कोई तरीकेकार है? पाकिस्तान में आइंदा पहले कभी ऐसा हुआ है? या तुम लोगों ने कोई बड़ी ग्रेट रिलीफ एफर्ट्स करनी है कि अब तुम लोग इतने ऑर्गेनाइज हो गए हो कि पूछ के दो, पर बंदा सही जाहिर है कि सैलाब इतना उसकी शिद्दत है, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। अब तो वबाई अमराज जो है वो फूटने की जो है वो यार शिद्दत अगर शिद्दत का अंदाजा आपको मुझे है ना, अगर इनको शिद्दत का अंदाजा होता तो ये जापान वहाँ पे होते। प्राइम मिनिस्टर पंजाब और केपी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जापान का दौरा जब स्टार्ट हुआ उस वक्त तक तो सैलाब नहीं आया था ना। वापस आ जाना सीना की है को से वो पाबंदी सी पे 10 दिन ला पूरे करके ही आना है, या फिर जहाज खत्म हो गया सन की कहते की बचारी गला करते हो। सही। अच्छा फाइनली मुझे ये बता दें, अभी रिसेंटली कुछ मुतजाद किस्म की इतलात आई हैं इमरान खान साहब की बीमारी के मामले पर। ये भी कुछ लोगों ने दावा किया है कि इमरान खान शदीद बीमार हैं और इस बीमारी की वजह से शायद उनको मुमकिन तौर पर बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। उनकी तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब शदीद बीमार हैं, वो हुकूमती मुनज़्ज़म साजिश और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है और उन्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अपनी कम से कम रेपुटेशन का ख्याल कर लें। ऐसी गुफ्तगू करने से पहले इमरान खान साहब को उनकी बहनें मिली, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सीम फाइन, वो ठीक थे। उसके बाद 2 वकला मिले, अभी 2 हफ्ते का गैप था। उन्होंने कहा, गौर साहब ने भी और दूसरे वकील ने भी, कि खान साहब सीम फाइन। इनकी ये रिपोर्ट जमा हो गई। रिपोर्ट पे देखिए खान साहब को एयर इन्फेक्शन जो था वो था, और पहले भी रहा, जब पहले एक इशू हुआ था, और उसका इलाज हम चाहते हैं कि उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, उनके ज़ाती मुआलिज से होना चाहिए। अब 2 हफ्ते से ये जेल इंतजामिया कि जी खान साहब अपने आप से बात करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, अलीमा बाजी ने वो बात की, एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। मजे की गल है, हम हमेशा कहते थे कि खान साहब बीमार है, उनका चेकअप होना चाहिए, तो हुकूमत कह रही कुछ नहीं है जी, झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है। अब अचानक हम कह रहे हैं खान साहब ठीक है, दे कह रहे हैं जी खान साहब को पता नहीं केड़ी बीमारी होगी तो होने लगी जे। हम कहते हैं कि आप पूरा फुल्ली मेडिकल चेकअप कराएं डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में, तो गल मुका। और हम रेगुलर चेकअप अपने जाती वाले से इसलिए चाहते हैं कि वी नीड टू मॉनिटर कि आप खान साहब को खिला क्या रहे हैं, व्हाट आर यू फीडिंग हिम। सही, ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एंड वो वक्त जब हुकूमत ये दावा कर रही है कि अब हमने निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। जाहिर है कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी, 27वीं आईनी तरमीम अगर पास करनी है उसके लिए मतलूबा नंबर भी हुकूमत ने पूरा कर लिया है।
और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सुनवाया कि हुकूमती वज़रा जिस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उसके बाद बड़ी हशाशियत और बशाशियत नज़र आती है हुकूमती अराकीन के चेहरों पर। लेकिन यकायक हमने देखा कि हुकूमत के अहम तरीन वज़रा, एक वज़ीर ऐसे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बड़े करीबी तस्वुर होते हैं, हनीफ अब्बासी साहब, वो और फिर ख्वाजा आसिफ जिनको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा करीबी तस्वुर किया जाता है, यकायक उलझना शुरू हो चुके हैं। लोग डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ख्वाजा आसिफ साहब अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट करते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में। कभी वो ADCR के मामले को लेकर फिर आगे जो गुफ्तगू करते हैं पूरी ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आधी से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी जो है वो शिफ्ट हो रही है इस वक्त और वो पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ ले रही है। कभी वो ये कहते हैं कि सियासतदानों के हिस्से में तो हड्डियाँ आती हैं, गोश्त तो खा जाती है पूरी ब्यूरोक्रेसी, खरबों रुपए जो है उसकी करप्शन का तस्करा। और फिर गुज़श्ता दिनों सबने देखा कि फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली उन्होंने ZKB के मुतल्लिक जो बात की और फिर ख्वाजा आसिफ की इस गुफ्तगू के जवाब में हनीफ अब्बासी साहब सामने आए। लेकिन अब ये लड़ाई खुलकर इस तरीके से सामने आई। हनीफ अब्बासी साहब ने गुज़श्ता रोज़ इसके ऊपर की जो तकरीर उन्होंने की थी, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने ये तकरीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इमा पर की है ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ कि उन्हें मुस्ताफ़ी होने तक का मशवरा दे दिया, उन्होंने क्या कहा देखिए। बुरा भला कह रहे जिस सिस्टम का हम हिस्सा हैं और जिस सिस्टम का हम 40 साल से हिस्सा रहे हैं, ये मुनासिब रवैया नहीं है। अगर हमारे या मेरे कोई जाती इख्तलाफात किसी से भी होंगे पार्टी लीडरशिप के अंदर, तो मैं उसको अपने अंदर बैठ के उसको हल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे चेहरे से पिछले 20-25 साल में नून लीग के होते हुए किसी जगह, बहुत सारी जगह इख्तलाफात हुए होंगे, लीडरशिप के साथ भी शायद हुए होंगे, लेकिन कभी आपने हमारे चेहरे से, कभी हमारी गुफ्तगू से आपने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा। वो हम अपने घर के अंदर हल करते हैं, लेकिन यहाँ सरेआम कपड़े धोना मुनासिब नहीं है। तो मैंने बस सिर्फ इतनी बात कही है कि 40 साल अगर आप कहते हैं कि पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज नहीं है, तो क्या लोकल बॉडीज की कमी मेरी वजीर आला जो है वो पूरी नहीं कर रही? इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने भी अपना एक जवाब दिया है कि अगर मैं हुकूमत का हिस्सा भी हूं तो तनकीद अगर करनी है तो तनकीद करना मेरा हक है। क्या कहा देखिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत पे मैंने क्रिटिसिज्म नहीं किया, मैंने निजाम को टारगेट किया। निजाम जो है वो मियां शहबाज शरीफ की 2 साल हुकूमत या 1.5 साल हुकूमत जो अभी अल्लाह के फजल से चल रही है, निजाम को टारगेट करने के लिए मुझे निजाम का हिस्सा भी होना जो है वो मुझसे छीना नहीं जा सकता। मैं उससे इस निजाम की बाई प्रोडक्ट है ना सर, ये हुकूमत भी। हुकूमत बाई प्रोडक्ट नहीं है, निजाम के प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट, निजाम की प्रोडक्ट जो है डेमोक्रेसी भी है, निजाम की प्रोडक्ट सियासत भी है, निजाम की प्रोडक्ट जो है हमारी अदलिया भी है। ये सारे इस निजाम के हिस्से हैं ना। तो अगर कोई निजाम में बैठ के अगर कोई अदलिया का जज जो है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं निजाम को, तो क्या आप उसको कहेंगे कि इस्तीफा दे रहे और वो घर चला जाए और वो घर बैठ के जो है जजमेंटें देते रहे या कोई तनकीद करता रहे? तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आजकल अपने बयानात की वजह से लाइमलाइट में हैं। लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि उनको तो वज़ीर आज़म के साथ दौरा चीन पर होना चाहिए था, वो वहाँ पे भी मौजूद नहीं थे। और वो जिस हाइब्रिड निज़ाम कर खुलकर एतराफ़ कर रहे हैं उस पर आज अतर मिनल्ला साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की, वो मैं आपको आगे चलकर सुनवाऊँगा। गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी हम आहंगी जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफकत आवान साहब जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कोहिस्तानी साहब, जब आपको लगता है लड़ने के लिए कोई नहीं मिला, तहरीक इंसाफ ने भी अपने कुछ प्रोग्राम मौकूफ़ कर दिया, आपने कहा कि हम आपस में ही ज़रा कोई थिएटर लगा लेते। बहुत शुक्रिया, आपने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। मेरी वजारत हम आंगी है, मजहबी हम आंगी, मैं तो कोशिश करूँगा हम आंगी करके पेश करूँ। बात यह कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे इंतहाई सीनियर रहनुमा है और सीनियर पार्लियामेंटरियन है। एक उसका तजर्बा है, जिस निज़ाम की कमज़ोरियों की वो निशानदेही कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये उसके भी हक़ाइक़ है, हक़ाइक़ पे वो बात कर रहे हैं, उसमें ज़रूर बातें होती है, सवालात भी उठते हैं और लोग फिर ये सवाल करते हैं अगर वज़ीर दिफा ये बात कर रहा है तो इनको दुरुस्त करना चाहिए। तो लोगों का भी रिस्पांस, या जो हनीफ अब्बासी साहब मेरे लिए मोहतरम है, वो भी हमारे सीनियर रहनुमा है। मैं समझता हूँ जो इख्तलाफ राय का उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बरमला इज़हार किया, बेहतर होता है इसके लिए और फोरम मौजूद है पार्टी के अंदर या कैबिनेट के अंदर, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम एक दूसरे के ये हिसाब बनना चाहिए। इस किस्म की गुफ्तगू का बात दोनों दुरुस्त कर रहे हैं।
नहीं देखें, अपोजिशन आप पे सवाल उठाती है ना, तहरीक इंसाफ आप पे सवाल उठाती है, उस सवाल को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर एक अहम तरीन, यानी ही सेकंड मोस्ट सीनियर मेंबर कैबिनेट में, 76 साल ख्वाजा साहब की माशाल्लाह एज है, उनसे ज़्यादा एज शायद सिर्फ एक वज़ीर हैं जिनकी है, रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब, उनकी गालिबन 78 साल उम्र है। इतना सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन आपके ऊपर, आपकी हुकूमत, आपके गवर्नेंस मॉडल के ऊपर कुछ संजीदा सवालात देखें, ये खुद उन्होंने, वो ये कहते हैं कि आधी से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल पैसा लेकर मुंतकिल हो रही है। वो कहते हैं कि बल्दियाती इदारे, जब आपकी पंजाब हुकूमत कह रही है कि हम बेहतरीन सैलाब के दौरान परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर आज बल्दियाती इदारे होते तो लोगों तक रिलीफ पहुंच जाता, रेस्क्यू हो जाते। वो आपके निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम करार दे रहे हैं। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब 78 साल के तजर्बे या जो सीनियर उसकी पोजीशन है, उस अपने तजर्बे से अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं और दुरुस्त करते हैं ये कमज़ोरियाँ। इस निज़ाम का मकसद, अगर डिसोन इस निज़ाम को ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि वो हमारी हुकूमत या इस वज़ीर-ए-आज़म, कल जो उन्होंने ख्वाजा साहब ने बड़ा दुरुस्त फरमाया है कि ये उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं मैं अपने प्राइम मिनिस्टर अपनी हुकूमत पे कर रहा हूँ। ये बहुत सी हुकूमतें आई। इमरान खान साहब देखो ना, जब तब्दीली का नारा बोल के कहते थे कि मैं ये करूँगा, मैं, जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनाए फिर उन्होंने आके कौम को बताया कि मैं तो बड़ा, मेरे पास तो, पहले तो वो कहते थे कि हम सेम पेज पे हैं, सब कुछ मेरे फैसले हैं, फिर आखिर में उन्होंने कहा कि मेरे तो कुछ चलता ही नहीं है, वो इस निज़ाम से तंग आ गए। तो बात ये कि ये ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे लोग भी हैं मगर बुरे लोग भी हैं। ये हर इदारे में इस तरह की, अगर जजेस भी, अगर अदालती निज़ाम भी अगर 138 नंबर पे है या 130 नंबर पे करप्शन है, तो ये चीज़ें मौजूद है कि ये चीज़ें, उसका मतलब ये नहीं कि अगर करप्शन इमरान खान के दौर में हमारे से ज़्यादा इंडिकेटर थे, आज कम है, मगर मैं कहूँ कि इमरान खान के दौर में करप्शन थी, हमारे दौर में जो है वो इंडिकेटर ठीक हो गया, ये नहीं है। ये तसलसल आ रहा है, उस निज़ाम की उसने निशानदेही की है। आप इनकी करप्शन के वारिस हैं, अगर ये करप्शन कर रहे नहीं, मैं कह रहा हूँ लेगेसी करप्शन है। मैं आजकल ये तसलसल क्या, मैं ये कह रहा हूँ, देखें, इमरान खान दावा करते थे ना जीरो करप्शन, तो उनके दौर में करप्शन बड़ी थी। जो इंडिकेटर आते हैं, मैं उसकी बात, हकायक तो आप छुपा नहीं सकते। मैं कब कहता हूँ कि आज सब कुछ ठीक है, हमें ठीक करने की जरूरत है, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करें। इसी डिबेट से जुड़ी है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तकरीर भी, वो हम उस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उनका जो इल्ज़ाम है ना ख्वाजा साहब का, वो ZKB की बात कर रहे हैं, वो $300 मिलियन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6-6 फुट 10-10 फुट के गड्ढे बन चुके हैं। वो जिस कॉन्ट्रैक्टर को, जिस पॉलिटिशियन को, जिस बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को आप तमाम मंसूबे देते हैं। मोटरवे आपने उनसे बनवाई है, मियाँ साहब ने हमें बताया। मेट्रो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद पिंडी का, वो उनकी मरहून मिन्नत है, उन्हीं को प्रोजेक्ट वो मिला हुआ था। तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की बात करें। लेकिन शफकत अवान साहब आपकी हुकूमत पे तो ये इल्ज़ाम लगाते थे और ये लगता था कि आपको 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लेके DC का ट्रांसफ़र, RPOs, DPOs लगाते थे। पंजाब हुकूमत करप्शन में डूबी हुई थी। तो अभी ये जो अचानक से इंकशाफात आने शुरू हैं, ये आप लोगों ने इनको मौका दिया है कि ये आपस में लड़ लें? जो आपकी आपसी लड़ाई है वो तो रुकी हुई है आजकल। नहीं, ये इनकी चौथी बार है हुकूमत की। देखें, इतना इनके पास वास्ट तजर्बा है, ये ख़ुद को सीजन पॉलिटिशियंस कहते हैं, और इन्होंने आज तक कुछ ठीक किया नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इन्हीं की वो तसलसल जो है वो चला आ रहा है। हमने भी भुगता है 2-3 साल उस ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने ठीक कब करना है। अगर आज भी ये 40 साल के बाद ये कह रहे हैं कि निज़ाम जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा, चलें शुक्र है ख्वाजा आसिफ साहब को ये हिम्मत हुई और उन्होंने तस्लीम कर लिया, वरना तो कोई तस्लीम ही नहीं करता। उन्होंने सारा पोल खोल के रख दिया है कि जो कुछ हुकूमत जैसे चल रही। अब ये कहें कि जी ये वज़ीर-ए-आज़म का कसूर नहीं है या हमारी हुकूमत का कसूर नहीं है, तो भाई पिछले 40 साल में से आप चौथी दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। 2 दफ़ा 3 दफ़ा एक और पार्टी रही है। इन 40-45 सालों में से हमारे 3 साल माइनस करें और पीछे 42 साल बचते हैं इस मुल्क के। इन 42 सालों में आपने कुछ ठीक किया है तो वो बता दें कि ये चीज़ जो है हमने ठीक की है, हमने ब्यूरोक्रेसी को इनलाइन कर दिया है, हमने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर कर दिया है। अगर आज भी यही रोना है और आज भी हम हाइब्रिड निज़ाम पर खड़े हैं तो फिर अल्लाह ही खैर करे इस मुल्क की। जिस हाइब्रिड निज़ाम की आप बात कर रहे हैं उसको तस्लीम करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये अगर 35 साल पहले कर लेते तो मुल्क उन सियासी हादसात का शिकार ना होता जिनका वो शिकार हुआ और मुल्क तरक्की करता।
तो जो हाइब्रिड निज़ाम ज़ाहिर है कि एक इमरान खान साहब के दौर में आप लोगों पर इल्ज़ाम लगता था, आप लोगों के बारे में कहा जाता था कि आप हाइब्रिड लेकर आए हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि हाइब्रिड प्लस लेकर आए हैं। मैं ज़रा सुनवा दूं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं, वो तबसरा कर रहे हैं, वो ज़रा सुनिए। आजाद मंच जज उधर चाहिए होते जहां पे आमरीत की रिजीम जो है उनके इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई फैसला देना और बुनियादी हकूक जो आइन में लिखे हुए हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अथॉरिटेरियन रिजीम में हाइब्रिड निज़ाम जिसे आप कहते हैं, हाइब्रिड एक तस्लीम करने की बात है कि हाइब्रिड जो कहता है कि आज हाइब्रिड निज़ाम, इसका मतलब है आमरीत कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में। शफकत अवान साहब आपसे मैं बाद में पूछूंगा, पहले ज़रा मुझे चलिए कोहिस्तानी साहब ये बताएं, इस वक्त एक सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज, वो ये कह रहे हैं कि इसको हाइब्रिड निज़ाम जब आप ये तस्लीम करते हैं तो ये आमरीत है। आप दुरुस्त समझते हैं जो कह रहे हैं अतर मिनल्लाह साहब, ठीक कह रहे हैं? जजों के पास पावर है, वो अगर सो मोटो लेते हैं, कोई गलत काम हो रहा है तो अदालतें इनकी है। मैं तो क्या इस पर जज की जो रिमार्क्स है उस पर करूँ, बिल्कुल जो भी फरमा रहे हैं, मैं किसी भी ऑनरेबल जज पे सवाल नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो हमारा मौजूद जज है। अगर ऑनरेबल जज ने आपके निज़ाम के ऊपर तो कमेंट किया है, तो उन्होंने बताया है सबका काम है इस मुल्क को ठीक करना, इस जमहूरियत के लिए सबका रोल होना चाहिए, इस मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबका रोल होना चाहिए। जज को ये भी बोलना चाहिए कि जिस तरह दहशतगर्द वहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के पाकिस्तानियों को, बलोचों को शहीद कर रहे हैं, हमारे फ़ौजी जवानों पे, तो किसी जज आप ख़ुद इस निज़ाम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए मैं तो ये कहता हूँ, देखें ना, हमने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ साहब ने, हमने तो कोशिश की थी कि हम जमहूरियत को मजबूत करें। फिर 2018 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जनरल फैज़ ने लॉन्च किया, RTS बिठा के, ये भूल गए हैं सब कुछ। हम तो यही कहते हैं कि आप कौम के सामने रियलाइज़ करें कि हमने गलत किया है, हम गलत तरीके से आए, और आपने जब ये तीसरी कुव्वत बनी, वो अल्लाह अकबर, वो कुव्वत, ये तीसरी कुव्वत जो लॉन्च हुई, उसकी वजह ये थी कि जमहूरियत को पलपने नहीं देना था, जमहूरियत को मजबूत करने नहीं देना था। सिविल बालादस्ती की जो बात हम कर रहे थे, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी, उस पर पानी फेरना इन्होंने शुरू किया। जी, और अगर आज अगर निज़ाम में कमज़ोरियाँ हुई है जिसको हमने दुरुस्त करने को, इनकी वजह से है। आज ये अगर आज हम सफ़र कर रहे हैं इन 3.5 साल के प्रोजेक्ट की वजह से। जी नकवी साहब, इस मुल्क में जितनी खराबियां हैं 78 साल में, वो 3 साल की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी वजह से। मैं जमहूरियत में जो आपकी एंट्री है उस पर कर रहा हूं। देखें, एक तो बड़ी क्लियर सी बात है, या जमहूरियत होती है या आमरीत होती है, दरमियान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हो। अगर जमहूरियत नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आमरीत है। सही। अब जजेस, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अतर मिनल्लाह और मंसूर शाह जैसे लोग कैसे इस निज़ाम में बैठे हैं और कैसे गवारा कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं क्योंकि वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, पिछले 20 साल से इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। जो हालत आज जुडिशरी की है, वो पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी अफ्रीका के मुल्क में भी ऐसी जुडिशरी की हालत नहीं होगी। नहीं, लेकिन खेलदार साहब कह रहे हैं कि अगर इतना एतराज़ है, इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन है मौजूदा निज़ाम के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का इंसाफ फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा, मैं बता दूं ना आपको, क्या हुआ क्या है, हुआ क्या है, मैं मेरी बात मुकम्मल करने दें, मेरी बात रह जाएगी। हुआ क्या है, 26वीं तरमीम में इन्होंने कर्टेल कर दी हैं वो सारी पावर्स। अब अतर मिनल्लाह साहब बैठ के कोई मोटो एक्शन नहीं लेंगे, मंसूर शाह साहब बैठ के कोई नहीं लेंगे सो मोटो एक्शन। इन्होंने इसी चीज़ को तो रोका है कि जजेस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएं, और इन्होंने पूरी की पूरी जुडिशरी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इतने मजबूर तो शायद किसी थाने का ऐसा चुना हो जितना आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा है। मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, मेरे साथ इस पर डिबेट रख लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुतल्लिक ये रिमार्क्स जो हैं मेरे अपने हैं, आपके नहीं है, मेरे हैं ना, मैं ऑन करता हूँ। सही जी, मैं परेशान कर देने वाले रिमार्क्स नहीं, मैं कहता हूँ मैं परेशान क्या, मैं खुद इस पे इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि जब निज़ाम इंसाफ से लोगों का एतमाद ही उठ जाए, तो मौला का फरमान है, मौला अली अलैहिस्सलाम का, कि कुफर का निज़ाम तो रह सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का नहीं रह सकता। मैं नहीं समझता कि इस जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम ज़्यादा देर रहेगा, जहाँ पे जजेस इतने मजबूर हों कि वो इफ़ और बट भी अपनी मर्ज़ी से ना लिख सकें, और उनको लिखे लिखाए फ़ैसले दिए जाएँ, और उनको डिक्टेटेड
जजमेंट्स देनी पड़े, तो ऐसे निज़ाम में आप समझते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा या माशरा बेहतर होगा, इसको आप बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। मौजूदा हुकूमत बहरहाल कॉन्फिडेंट है कि हम अब बड़े मजबूत पोजीशन में आ चुके हैं। मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कोहिस्तानी साहब, मैं आपको एक और गुफ्तगू का हिस्सा सुनवाना चाहता हूँ जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने मौजूदा निज़ाम के हवाले से कहा और इसको एलीट कैप्चर करार दिया, गैर पार्लिमानी होने का इशारा किया। सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर मुल्क में आज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है, और मुझे पता है कि अगर नहीं है और मैं कुछ नहीं कर रहा बतौर जज, तो जनाब फैसल सिद्दीकी साहब, मैं आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, मैं अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी। वो ओथ क्या है? वो ओथ ये है कि बगैर खौफ के, बगैर किसी फेवर के फैसले करने हैं कानून के मुताबिक, और सबसे बढ़कर ये कि आइन का दिफा करना है। ये हमारे ओथ का हिस्सा है, किसी पे एहसान नहीं है। मैंने कई एक फैसलों में हाई कोर्ट में लिखना पड़ा, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पे एलीट कैप्चर है। जी कोहिस्तानी साहब, एक वक्त था कि ये नून लीग के फेवरेट जज हुआ करते थे, देखें आप लोग बड़ी तारीफ करते थे। नकवी साहब, मेरे भाई शफकत खुद भी एडवोकेट है, ये खुल के बोल रहे हैं, हम तो पहले मारे खाए हुए हैं इन्हीं जजों के, इन्हीं रिमार्क्स पे। मेरे लिए सब जज मोहतरम हैं, ऑनरेबल हैं, और मैं किसी के, मगर मैं ये ज़रूर बात करूँगा, जजों को तकरीरें नहीं करनी चाहिए, जजों के फ़ैसले बोलते हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सईद सिद्दीकी साहब से ज़्यादती हो रही थी, उसको एक डीजीसी ISI का बुला के कहता है, उसको नौकरी से निकाला जाता है, तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का, वकला का ज़मीर कहाँ चला गया था? सवाल देना, जवाब देना चाहिए उसका, पहले उसका जवाब दे, फिर कोई आज सवाल उठाए कोई। सही बात यह है कि इनको वो जज अच्छे लगते हैं जो आसिफ सईद खोसा कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ आप सड़कों पे क्यों बैठे हुए हैं, ले आओ मेरे पास फैसला। फिर पानामा का बहाना करके अकामा पे निकालते हैं। फिर वो जज आता है साकिब निसार जो कहता है कि नून लीग के MP इतने तो मैं उड़ा दूंगा। फिर वो जज आता है जो इनके 9 मई के जिस पे इल्ज़ाम है, काला चश्मा पहन के आता है, उस हैंडसम को कहते हैं कि गुड टू सी यू, और फिर उसको पीछे वाले प्रोटोकॉल से जेल के बजाय उसको एक 5 स्टार गेस्ट हाउस में भेजा जाते हैं। इनको ये जज पसंद है। अगर कहीं पे भी खराबी है, मैं नहीं कहता हूँ कि सब कुछ अच्छा है, किसी भी इदारे में खराबी है, कोई गैरकानूनी काम हो रहा है, कोई जुर्म हो रहा है, कोई जुल्म हो रहा है, इन्हीं इदारों में, इन्हीं अदालतों से, इन्हीं इंसाफ से हमें इंसाफ लेना है। आपके पास फोरम मौजूद है, इन्हीं अदालतों ने हमारे खिलाफ फैसले किए, इन्हीं अदालतों ने हमें सुरखरू किया, मगर हमने कभी भी किसी पे ये सवाल नहीं उठाया। मैं ये समझता हूँ अगर शफकत भाई से इनसे कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, इसी फॉर्मों पे चले जाएं। इन्हीं फॉर्मों में हमारे खिलाफ भी सज़ाएं हुई थी, इन्हीं फॉर्मों ने हमें भी रिलीफ दिया, इन्हीं फॉर्मों पे इनके खिलाफ भी फैसला है। शफकत अवान साहब, आप कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत मजबूत नहीं है, जज मजबूत नहीं है, यहाँ पर एक मिनिस्टर फेडरल काबीना में बैठने वाले वो उनके लहजे में गुरेज महसूस करें। अगर इस अदालत ये टूथलेस हो चुकी होती अदलिया या जजेस जो हैं उनके पास कोई इख्तियार ना होता, तो आप इनके बयानात की शिद्दत देखते। जैसे रिटायर्ड जजेस के बारे में बात की है, वैसे हाजिर के बारे में बात नहीं कर रहे, लिहाजा आपका इल्ज़ाम तो गलत है। पता नहीं, मेरा इल्ज़ाम तो बिल्कुल गलत नहीं है। एक तो बात यह है कि बार में जाना और बार से ख़िताब करना ये बड़ी पुरानी रवायत है और शुरू से चला आ रहा है। सारे जजेस बार्स में जाते हैं और वहाँ पे ख़िताब करते हैं। दूसरी बात इन्होंने की है जस्टिस सिद्दीकी साहब की, जब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी उस वक्त भी बार्स खड़ी हुई थी और बार्स ने अपना पूरा रोल अदा किया था। आज किसी वजह से बार्स को डिवाइड कर दिया गया है या कुछ ऐसे फैक्टर आज़म तार साहब और एहसन भून साहब ले आए हैं बार्स में कि अब बार्स जो हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं, अब बार्स में वो ताकत नहीं रही, वरना इस निज़ाम के ख़िलाफ़
जितनी ज़रूरत है बार्स को निकलने की और जितनी ज़रूरत है कि वकील सड़कों पर आके इस 26वीं तरमीम और ये जो लॉलेसनेस है और ये जो आइन की पामाली हो रही है उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं, इससे पहले कभी भी शायद इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ किसी आमरीत के दौर में भी इतनी ज़्यादा आइन की पामाली नहीं हुई जितना आज हो रही है। लेकिन बार्स का वो आज वो अपना रोल देखने में नहीं मिल रहा जो होना चाहिए था, और मुझे इस पर काफ़ी तकलीफ़ है कि मैं क्योंकि एक वकील हूँ और हमें एक रोल प्ले करना चाहिए था और हमेशा किया है बार्स ने, लेकिन आज नहीं किया। तो आप 2029 तक जो हुकूमत का टेन्योर है, जो इसका वक्त है, उस वक्त तक आप जाहिर है कि तैयारी करेंगे अगले इलेक्शन की और फिर आप कहेंगे कि हम इनको इलेक्शन में टफ टाइम देंगे, उस वक्त तक तो आप इनको बर्दाश्त करने वाले हैं ना? आप नहीं, हम देखें, हम तो अब एहतजाज पे हैं और हम मुसलसल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। हम तो बिल्कुल समझते हैं कि ये हारे हुए लोग असम्बली में बैठे हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इनमें से मुझे सामने ले आएँ जो लोग जीते हुए हैं। मैं तो गिनती करता हूँ तो मुझे तो 9 से आगे नहीं जाती, लोग 17 तक जाते हैं। मैं तो बैठ के उधर बहुत सारी डिस्कशन के बाद हम तो 9 से आगे नहीं जा सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जीते हुए हैं मेरे ख्याल में खुद, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हारे हुए हैं, मरियम साहब हारे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हारे हुए हैं, हनीफ अब्बासी साहब हारे हुए हैं। आप नाम लेते जाएं, मैं एक एक का बताता जाऊंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस सीट से जीते हुए हैं, कसूर वाली से, उनको मैं मानता हूँ, कसूर वाली सीट जीते हैं, वो जीते हैं। चले शुक्र है किसी एक बंदे नहीं, जो जीता है उसको हम कहेंगे। PTI का काम है फतवाएं जारी करना, मजहबी हो या सियासी फतवाएं, कि इतने जीते इतने हारे, सब कुछ ठीक है। वो तो 9 पे ले मुझे बताएं, तो नवाज शरीफ के टिकट पे लड़ने वाला, नवाज शरीफ के फोटो पे वोट लेने वाला मानसेरा से जीत जाता है। नवाज शरीफ इसी निज़ाम कमजोरी की मानसेरा से सरदार यूसुफ जीता है जी, सरदार यूसुफ जीता है। और इसी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, इसी निज़ाम की कमजोरियों की हम निशानदेही कर रहे हैं। अभी इसी निज़ाम की कमजोरियों की जो निशानदेही हम कर रहे हैं, जहाँ पे नवाज शरीफ का टिकट होल्डर जीत जाए, नवाज शरीफ हार जाता है। इसी निज़ाम ने ये सब कुछ चीज़ें, कमजोरियाँ शामिल है, हमें इसको दुरुस्त करना है। आपके पास फोरम है, आप पार्लियामेंट में बैठे, इलेक्शनी रिफॉर्म करें, आप बैठे पार्लियामेंट में हमारे साथ, बैठे हैं भाई। जब आते हैं भाग जाते हैं, जब बात 2014 में भाग गए, मेरी बात तो सुने, फिर 18 में आए, अपने प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, आप मुझे इतना बता दें, आपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज बिठाए हुए हैं वो किस हैसियत से बैठे? देखो 2018 में मैं ये कह रहा हूँ कि आज उनकी क्या हैसियत है, आपके वजीर आज़म जो बैठे हुए हैं वो किस हैसियत से बैठे हुए हैं? वो तो रिटायर हो चुके हैं, उनका अच्छा पूरा दौर खत्म हो चुका है। जब तक अगला इलेक्शन कमिश्नर अब तो आइन में नहीं आएगा ना भाई, आप अपोजिशन लीडर लगा देना, अगला नहीं आएगा। देखें, ये अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म को नया लगाना, आपका अपोजिशन लीडर, आप महमूद खान अचकज़ई को आपने डिसऑन कर दिया, इमरान खान ने उसको। नो, बिल्कुल नहीं, आप बिठाए ना, क्यों नहीं? अदालत में स्टे चल रहा है भाई उनका, अदालत का स्टे नहीं है। आप महमूद खान अचकज़ई को लॉलीपॉप देकर उसको राजी, मगर अमलन आपकी पार्टी में इख्तिलाफ है, आपकी पार्टी में हमारा अगला उमर अयूब नाराज अपोजिशन है। अगर उमर अयूब साहब की रिवाइवल नहीं होती तो मैं फैसला क्या हुआ है कि ये होगा, अब उमर अयूब नायल हो गया है, सजा याफ्ता है, तो अदालत ने स्टे दे दिया है कि ये नया बंदा इस जगह पे नहीं अपॉइंट होगा, तो इतने तक तो वो है। जब नहीं होंगे तो महमूद खान अचकज़ई होगा, बड़ी तकलीफ है उससे। देखिए, महमूद खान अचकज़ई से बड़ी तकलीफ है। नाराज होकर चले गए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं। महमूद खान अचकज़ई की नकलें आप उतारते थे, उनको ताने आप देते थे, हिस्ट्री में जाएंगे, आप घसीटते रहे लोगों को सड़कों पे, लोगों को सड़कों पे घसीटते रहे, आज वो आपके साथ बैठे हुए हैं, उनको हमने बरमला ये कहा, हमने बरमला ये कहा कि हमसे गलती हुई है, आप भी ये रियलाइज करें कोई गलत फैसला हमने तो, आप भी माफी मांगे। हमने तो गलती से क्या गलती हुई है? अगर हमने सियासत में गलतियां की है तो हमने दुरुस्त की है। भाई आपने क्या दुरुस्त किया है? आपका वोट कोई ना दो का नारा किधर है? आप मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर गलत इल्जाम लगाते रहे। बिल्कुल, उन्होंने भी लगाया, हमने भी लगाया, हमने रियलाइज किया, वोट को इज्जत दो का नारा किधर है आपका? मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब से इज्जत दो का नारा किधर है? यानी आइंदा आपकी जमात में से कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया जाए? देखिए, करप्शन एक अलग इल्जाम है, किसी पे भी लग सकता है। अलग इल्जाम कैसे? नहीं, करप्शन पे इल्जाम बात करना एक अलग बात है। जो गलतियां हमने माजी में की, हमने सीखा है,
आप सीखें हमारे तजर्बे से। मैं तो ये इनको सिंध हुकूमत बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, सब जबरदस्त है। उस सिंध हुकूमत का नुमाइंदा भी बिठा है पीटीआई में, फिर बात करूंगा जब मौजूद आएगा तो उस पर भी बात करूंगा। सिंध हुकूमत पे तबसरे से गुरेज कर रहे हैं, यहाँ पे पर जलते हैं। कोई तबसरे में गुरेज नहीं वो कर रहा। पंजाब हुकूमत अवाम ने, सिंध की अवाम ने उनको जो मैंडेट दिया है वो हुकूमत उनकी है। जब अवाम ने फैसला करना है 2029 में पीपल्स पार्टी अच्छी है बुरी है, मैं इस वक्त इस यहाँ पे बैठ कर कोई भी नमाज सही। अच्छा, एक मुअम्मा जो है वो हल कर दें। जाहिर है कि अभी वज़ीरे जो हमारे मुख्तलिफ वज़रा हैं, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने तो आके बरमला इसकी तस्दीक की है कि तसलसल जो है कंटिन्यूटी ओके हो गई है। तो वो जो मीटिंग थी उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, तो कलेक्टिव डिसीजन है आपकी टॉप लीडरशिप का, ये जो कंटिन्यूटी वाला मामला है। या कल को फिर कोई आप कहेंगे कि नहीं जनाब मियाँ साहब तो दिल से नहीं कर रहे थे, बड़े मियाँ साहब तो राज़ी नहीं थे? मुझे नहीं पता राना सनाउल्लाह साहब ने कौन से तसलसल की बात की है। जिसको मुतनाज़ा बनाने के लिए जिस बात को सवाल उठाया जा रहा है वो सरे से सवाल गलत है। मेरे हिसाब से शफकत साहब कल भी एक प्रोग्राम में मौजूद है। जब आर्मी एक्ट बना, आर्मी एक्ट पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी, आपने उसका इतलाक कर दिया, इतलाक हो गया। 27 तक ये इंतज़ार करें। इनको चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का चाहिए, इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्जी का चाहिए, या मीडिया 27 तक ये कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पाया। हुकूमत तो आपकी होगी 27 में भी, ये किस चीज़ का इंतजार करें? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या वज़ीर आज़म 2027 में इनका होगा? नहीं, 2027 में अगर जो आर्मी चीफ का मुद्दा है वो 2027 तक है। जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा वो 2027 नवंबर में निकलेगा। मैं वो ये बता रहा हूँ, मैं इनको वक्त बता रहा हूँ, मैं इनको ये वक्त बता रहा हूँ। ये इनको पता नहीं, ये कहते हैं कि 2030 तक जाएगा, 2032 तक जाएगा, जो भी जाएगा 2027 नवंबर तक आप इंतजार करें। इस चीज को मुतनाज़ा ना बनाएं। इस कानून को आप कह रहे हैं कि जी तसलसल चलेगा, हम पे क्यों डाल रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब को जाके ये बात बताएं कि भाई आपने गलत बात की है। तसलसल तरक्की का है, खुशहाली का है, फितने के खात्मे का है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है, तामीर का है, पाकिस्तान को मजबूत बनाने का है। वो तसलसल जारी रहेगा। जो अल्लाह करे उसमें तो हम जो आपकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था उसको हमने बचाया है, उस मईशत को हमने, ठीक है, वो सारी खराबियां तो हम की वजह से, हम वो तसलसल चला, हमारी वजह से तसलसल जारी रहेगा। और हो सकता है ये तसलसल 27 से भी आगे चले जाए, 27 से आगे भी चला, मतलब तसलसल देखे ना 32 तक। मैं तामीर और तरक्की का जो तसलसल है वो हमारे 29 तक हमारा मैंडेट है, अवाम ने हमें दिया है। तो हम 29 से अगर दोबारा हमें अवाम ने मुंतखब किया तो हम ये तसलसल आगे भी जारी रखेंगे। जो अपना तसलसल भी आपके पेश नजर है या इनका तसलसल इसी तसलसल से वाबस्ता है? मैं ये कह रहा हूं, अवाम ने पहले दिया ना, फिर वोट देंगे। अवाम ने तसलसल देना है, नहीं अवाम ने नहीं देना। जहां से आपको तसलसल मिलता है आप उसी तसलसल को आगे चला रहे हैं। सही, ठीक है। शफकत अवान साहब जरा हमें क्विकली बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जलसे का ऐलान करना था आप लोगों ने, जलसे का ऐलान अभी तक नहीं आया, क्या कौन सी तारीख? वैसे शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ पहले मौजूद थे तो उन्होंने कहा है कि सैलाब की वजह से कुछ जी, सैलाब की वजह से इसको डिले किया है। और यही यूँ ही ये आफत जो है, कुदरती आफत, इस कम होती है, अल्लाह करे इससे जल्दी छुटकारा मिले। सिंध में आपने केपी में करना था जलसा? नहीं, केपी में भी सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, पंजाब में, सिंध में, पूरा पाकिस्तान हमारा है। ये अच्छा फैसला है। अगर इमरजेंसी हर जगह पे लिखें जलसा होना है तो हर जगह से लोगों ने शामिल होना है। इसलिए इसके फ़ौरन बाद जिसके जो आफ्टर इफेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो ख़त्म होते हैं तो इंशाल्लाह जलसे कहना। नकवी साहब, आप इनके अच्छे इकदाम की तारीफ़ क्या करें। कौम इमरजेंसी में है, सही बात कह रहे हैं। KPK में भी मुसीबत आई है लोगों पे, पंजाब में भी आए, और हमें एक दूसरे के साथ कालाबाग डैम बनाने की बात भी कर रहे हैं। उनके राती राय वो अलग बहस है, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये बात अच्छी है। इस बात पे खेलदार साहब नहीं बोलते, उन्होंने जानना है वापस। आपकी जमात पंजाब में हुकूमत, आपकी पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा, वो वेलकम कर रही हैं गंडापुर साहब के बयान को, आप भी वेलकम करेंगे? देखें, गंडापुर साहब के जो बयान है PTI सिंध ने रिजेक्ट कर दिया है। गंडापुर के बयान को असद कैसर साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, और सब ये कह रहे हैं कि ये उसकी ज़ाती राय है। तो जब उसकी पार्टी उसको डिसऑन कर रही है तो मैं आप अज़मा बुखारी अगर PMLN पंजाब उसको वेलकम कर रही है तो PMLN सिंध उसको रिजेक्ट कर रही है। ये जमहूरियत है, ये पार्टी के अंदर ओपिनियन है, दे सकता है हर कोई। सही, गुड कॉप बैड कॉप, ये सारा मामला चलेगा। नहीं, बात ये नहीं है, बात हर किसी को अपने सूबे में, ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबाई खुद मुख्तियारी हुई है, उस तरह जो ये तकसीम हुई है, लोगों की राय भी सूबों में भी तकसीम हुई है, तो मैं समझता हूँ ये
इस पे सियासत के बजाय जो भी कौमी मामला है हम मिल बैठकर तमाम हुकूमतें, तमाम पार्टियां, सब सूबे मिलकर एक जो चैलेंजेस है, ये जो कुदरती आफत आई है या जो मौसमियाती तब्दीली है, हमें अब इकदाम करने होंगे, हमें अब सोचना होगा। खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।